चलो बेटा, ये है ना डीटी का अमेंडमेंट्स लेक्चर में ले रहा हूँ, तो इट विल बी अ क्विक रिकैप फॉर डीटी अमेंडमेंट्स। कोई सुन रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो ये अमेंडमेंट लेक्चर की तरह लेना प्लीज। ओके फाइन। ओके, तुम लोग ने ऑलरेडी किया होएगा तो प्लीज यस और नो बोलना, और थोड़ा रिपीट करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा बेटा। थोड़ा रिपीट करना, सुनते हो कि नहीं तुम लोग? यार अजीब ही लोग। माइक ऑन करके रिप्लाई करना बेटा। क्या होएगा उसमें, ये मैसेज पढ़ नहीं पाऊंगा मैं, और ये फाइल तुम लोग को एट द एंड लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा। चलो, पहले तो अपने पास दो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है। एक है 115 बीएसी। बेटा 115 बीएसी का नाम है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। 115 बीएसी का नाम है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। प्लीज फोन करके मेरे को परेशान नहीं करना कि सर मॉड्यूल में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम उसको बोला है। जो मैं बोल रहा हूँ फुल एंड फाइनल है। कभी कभी तुम्हारी मॉड्यूल पुरानी होती है तो उसमें पुराना लॉ लिखा होगा। तो 115 बीएसी का नाम क्या है पहले वो बताओ। एक ने भी नहीं बोला। 115 बीएसी इज नोन एज व्हाट? डिफॉल्ट डिफॉल्ट टैक्स टैक्स रिजीम। रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बराबर है। सो उसमें स्लैब रेट्स बेटा, अपन ने जो लेटेस्ट लेक्चर्स अगर किसी ने बैठा है तो जो अपन ने पढ़ा है वो अमेंडेड ही ऑलरेडी, कोई नया चेंजेस नहीं है। 0 से 3 लाख पे टैक्स आएगा 0%। 3 to 7 लाख पे टैक्स आएगा 5%। 7 to 10 लाख पे, 3 लाख के डिफरेंस पे आएगा 10%। 10 to 12 लाख पे आएगा 15%। 12 to 15 पे 20%, एंड 15 लाख के ऊपर है तो 30%। सो अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है जिसने 3 to 6 लाख पढ़ा था बेटा, वो 3 to 7 लाख हो गया है। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। तो 0 से 3, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15 एंड मोर देन 15। नील 5, 10, 20, 15, 20, 30% बराबर है। अब बेटा ये अगर एग्जाम में 15 लाख के ऊपर का सम आया, 15 लाख के ऊपर का, तो तुम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हो। 0 से लेके 15 लाख पे टैक्स आएगा 1,40,000 का, और 15 लाख के ऊपर 30% आएगा। तो अगर सम में 20 लाख इनकम दिया है तो 0 से 15 लाख 1,40,000 आ गया, और जो एक्स्ट्रा 5 लाख कमाया उसके ऊपर 30% आएगा 1,50,000। इज दैट पॉइंट क्लियर? येस और नो? यस सर। एवरीवन एल्स? बेटा रिप्लाई दो। एक तो एक्स्ट्रा है ना यार, रिवीजन एक्स्ट्रा है। तुम रिप्लाई नहीं दोगे तो क्या मतलब हुआ? हाँ सर, समझा। ओके, नेक्स्ट। ये एमसीक्यू जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, बट वैसे वन लाइनर क्वेश्चन अगर कभी आए तो काम का है। नहीं तो एट एग्जीक्यूटिव लेवल फॉरेन कंपनी एग्जाम में पूछता नहीं है। बेटा फॉरेन कंपनी पे जो टैक्स रेट है पहले 40% था, वो अभी रिड्यूस होके 35% हो गया है। सो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 40 to 35%, बट वो अपने एग्जाम में नॉर्मली काम नहीं आया। अच्छा, सैलरी बेटा शॉर्ट रिकैप दे रहा हूँ, एकदम शॉर्ट रिकैप दे रहा हूँ, प्लीज एक्टिव रह के सुनना। सैलरी में वो बोलता है अपने पास 3 टाइप की सैलरी है। बेसिक सैलरी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी, देन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलावेंसेस, देन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। तो सैलरी, अलावेंसेस, परक्यूजिट 3 टाइप की अपनी इनकम होती है। टोटल को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से अपन माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर होता है एंटरटेनमेंट अलावेंसेस जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और फिर एक होता है अपना प्रोफेशनल टैक्स। बराबर है। तो अगर बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओ, या तो आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जाओ। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब 115 बीएसी। तो अगर आप नए टैक्स या 115 बीएसी या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऐसा वर्ड दिखाई दिया, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों के लिए 75,000 हो गया है, जबकि पुराने टैक्स में या ऑप्ट आउट रिजिम में 50,000 का मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बीएससी में 75,000 है, बीएससी के बाहर निकल गए तो 50,000। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नाउ आर यू गाइस देयर विद मी? बेटा कोई कोई लेटेस्ट बैच का स्टूडेंट बैठा है जून वाला ही, उन लोग को अपन ने 75 ही पढ़ाया था, यस और नो?
यस सर। बराबर है। तो अपन ने ऑलरेडी वो अमेंडेड ही पढ़ा होगा, सिर्फ एक रिकैप दे रहा हूँ बिकॉज अमेंडमेंट नॉर्मली एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंट आता है। बराबर है। अभी बेटा हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, एम आई राइट? रेंट इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। If an assessee is engaged in a business of letting out of residential houses, income generated from letting out of residential houses by the owner shall not be taxable as PGBP, but would be taxable as house property. Residential property or commercial property है। Transaction of letting out, not a business activity of the owner, income from house property. Is a business activity of the owner, income from house property. कमर्शियल एक्टिविटी नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एक्टिविटी पीजीबी। इतना पॉइंट समझा है? यस सर। क्या ये सर कुछ समझाया नहीं? मेरा समझ कैसे गया? मेरे को समझ नहीं रहा है। बेटा मेरे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी है, एक मेरे पास घर है जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और एक मेरे पास दुकान है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अगर मैं अपना घर भाड़े पे दे रहा हूं, मैं अपना घर एसओपी समझता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यस सर। हाँ बराबर है। सो अगर मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी भाड़े पे देने का, इफ एन असेसी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस, इनकम जनरेटेड फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउसेस ऑफ द ओनर शैल नॉट बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। मतलब अगर आपका बिजनेस भी है घर भाड़े पे देने का, घर भाड़े पे देने का, स्टिल वो इनकम जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही। बट अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे कि मॉल है, मैंने मॉल बना दिया और मॉल बना के मैंने मॉल में दुकान भाड़े पे दी, तो अगर मॉल में दुकान में भाड़े पे देने के बिजनेस में हूं तो पीजीबीपी में जाएगा। तो अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, मैंने लेट आउट किया है, बट मेरा पर्सनल घर मैंने लेट आउट किया है, मेरा बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं है, तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर मैंने अपना घर लेट आउट किया है और वो मेरा बिजनेस एक्टिविटी है तो भी हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। और दुकान अगर भाड़े पे दी है तो अगर मेरा बिजनेस है दुकान पे भाड़े पे देना, जैसे जो मॉल बनाता है उसका बिजनेस होता है मॉल की दुकान भाड़े पे देना, तो वो पीजीबीपी में जाएगा, अदरवाइज हाउस प्रॉपर्टी में ही रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। बाकी लोग बोलो, बाकी लोग बोलो प्लीज यार। नहीं बोल रहे, सब लोग नहीं बोल रहे, अभी भी नहीं बोल रहे। सर आप डीटी के बाद आईडीटी भी रिवीजन कराओगे एक लेक्चर लेके? बेटा मेरे पास है ना अभी थोड़ा टाइम नहीं है, इसलिए मैं रिवीजन नहीं ले पा रहा हूँ। सो मैं ट्राई करता हूँ, मैं बात करता हूँ। पहले सर ये तो हाँ ना एग्जाम से बोलो। पहले एक ले लो ना आईडीटी का रिवीजन, उस बार भी आपने नहीं लिया था। हाँ अभी बेटा ये तो पढ़ लो पहले, पहले खत्म करें। हाँ ना नहीं बोलेंगे यार, जी भी लोग। यस। यस सर। हाँ बराबर है। ओके समझो बेटा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एनपीएस में याद होएगा तो डिडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, एम्प्लॉयर पैसा डालता है, एम्प्लॉई पैसा डालता है, याद है कि नहीं याद? याद है सर। है ना, एम्प्लॉयर पैसा डालेगा, एम्प्लॉय पैसा डालेगा। तो बेटा वो एनपीएस में जो पहले 10% ऑफ सैलरी था, अब पहले मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी डाल सकते थे, अब वो अलाउ कर दिया है 14%। पहले 10% था, अब वो 14% हो गया है। बराबर है। सो बोथ लिमिट चेंज हुई है, बाकी एवरी वर्किंग विल रिमेन सेम। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, वो वाला पॉइंट एवरीथिंग इज रिमेन सेम। सिर्फ जो पहले 10% ऑफ सैलरी अलाउड था वो अभी 14% ऑफ सैलरी अलाउड हो गया बस। ओके अभी ना बेटा एडहॉक बेसिस पे मजा नहीं आएगा, रिपीट करोगे। नया नया स्लैब रेट बोलो क्या है? 0 to 3 lakh, 0, 3 to 7 lakh, 5%, 7 to 10 lakh, 10%, 10 to 12 lakh, 15%, 12 to 15 lakh, 20 and above 15 lakh, 30%। इतना पॉइंट क्लियर है? यस सर। फॉरेन कंपनी में जो टैक्स रेट है वो 40% से 35% हो गया है वो, बट अपने एग्जाम में सम नहीं पूछेगा बेटा उसका। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, बट अगर 115 बीएसी में जा रहे हो जिसका दूसरा नाम है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, उधर 75,000 है 50,000 के बदले। नेक्स्ट अमेंडमेंट है कि अगर आपने रहने का, आपने रेसिडेंशियल हाउस भाड़े पे दिया तो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, तुम्हारा बिजनेस एक्टिविटी हो या बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो, ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया,
बिजनेस एक्टिविटी है तो बीजीबीपी में जाएगा, अगर मैंने दुकान भाड़े पे लेके रखी है एज एन इन्वेस्टमेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। कितना पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. पेंशन स्कीम एनपीएस, एनपीएस में एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉई भी पैसा डालता है। वो पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में 10% पे जो रिस्ट्रिक्टेड था, अभी वो 14% अलाउड है, 14% ऑफ सैलरी। ओके, आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 5 मिनट्स। बेटा पीजीबीपी चैप्टर ओपन करो, उसमें अपन ने पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा होगा। एग्जैक्ट 6 बजे 6:05 तक दे रहा हूँ। पीजीबीपी चैप्टर में पीछे लास्ट में जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ाया होगा, और उसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन जैसा टेबल बनाया होगा, फर्म का अलग पार्टनर का अलग। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट बाद रिज्यूम करेंगे। 5 मिनट में वो रिवाइज करके रखो प्लीज, और येस और नो बोलना, येस और नो। Yes, sir. यस सर। पढ़ा है बेटा? Yes, sir. दो मिनट वेट कर रहा हूँ, अगर कोई अभी भी पढ़ रहा है तो। बहुत जन को तो मिला भी नहीं होएगा, मिला क्या? मिल गया। चलो चेक करना प्लीज बेटा। अपन ने ना ऐसा पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ पेमेंट कर रही है तो मैक्सिमम 3 पेमेंट हो सकता है। एक पेमेंट हो सकता है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है, उसमें अपन ने पढ़ा था कि फर्म मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दे सकता है, बोलो प्लीज। 12%। 12% पर एनम का इंटरेस्ट दे सकता है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है, बराबर है। और फिर बाद में अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट कि अगर फर्म जो है वो पार्टनर्स को सैलरी अगर देना चाहता है, फर्म पार्टनर को अगर सैलरी देना चाहता है तो दे सकता है, बट उसमें अपन ने शायद लिमिट पढ़ा था बेटा 3 लाख और रिमेनिंग, यस और नो? Yes, sir. तो नोटबुक में चेक कर रही है बोलना। अपन ने पहले लिखा होगा बुक प्रॉफिट निकालना है। बुक प्रॉफिट से अपन ने 2 एरो बनाए थे, अप टू 3 लाख और बैलेंस, एम आई राइट? सर अपने 6 लाख करवाया। हाँ, तो बेटा 6 लाख है तो वो लेटेस्ट अमेंडेड ही है। अगर पुराने बैच में 3 लाख है तो वो ओल्ड रूल है। जो जून अटेम्प्ट के लेक्चर्स बैठे होंगे बेटा उन लोग को लेटेस्ट ही कराया होगा। कोई ऐसा है जून वाला बैच जिसमें 3 लाख कराया था? Sir. हाँ, बोरीवली था बेटा, बोरीवली पहले हुआ था इसलिए पूछ रहा हूँ। सर 6 लाख ही करवाया है। बोरीवली भी बेटा? हाँ सर, मैं बोरी वाली ब्रांच से ही हूँ। ओके फाइन, सो तो लेटेस्ट ही है। तो बेटा क्या करना है अपने को, अब अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है तो 12% पर एनम अलाउड है। फर्म पार्टनर को अगर सैलरी दे रहा है तो पहले बुक प्रॉफिट निकालने का। बुक प्रॉफिट कैसे निकालने का है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लो, उसमें ऐड करो सारे इनएडमिसिबल एक्सपेंस, जैसे कैश में 10,000 के ऊपर दिया तो डिसअलाउड है, रिलेटेड पार्टी को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया तो डिसअलाउड है, डायरेक्ट टैक्स पे किया तो वो डिसअलाउड है। तो वो सब जो भी डिसअलाउड है उसको ऐड कर दो, और उसमें से लेस कर दो नॉन बिजनेस इनकम, वो जो भी है। बट अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में अपने को सैलरी टू पार्टनर दिया है तो जो भी पीएनएल डेबिट में दिया है उसको वापस से ऐड बैक करना है टू द प्रॉफिट।
सो अगर प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो उसको नेट प्रॉफिट में अपन नॉर्मल प्लस माइनस जो एडजस्टमेंट करते हैं वो अपने को करना है। वो करने के बाद जो पार्टनर्स का सैलरी पीएनएल डेबिट में दिया है वो पूरा ऐड कर, और वो पार्टनर्स का सैलरी ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बुक प्रॉफिट बोलते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। अभी सपोज पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट जो आया है वो आया है 15 लाख रुपीज। तो 15 लाख का दो पार्ट करना है, 6 लाख अलग हो जाएगा और 9 लाख अलग हो जाएगा। 6 लाख अलग और 9 लाख अलग। 6 लाख जो है 6 लाख उसका 90% मतलब 5 लाख 40 और 3 लाख विच एवर इज हायर अलाउड है। तो 540 और 3 लाख में हायर हो गया 540, और जो 9 लाख अपन ने अलग किया था उस पे 60% होएगा। तो 9 लाख का 60% इज 5 लाख 40 प्लस 5 लाख 40, 10 लाख 80 का रेम्यूनरेशन अलाउड है। तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनरशिप फॉर्म इज व्हाट? अगर बुक प्रॉफिट निकालना है, 6 लाख अलग करना है, बैलेंस अलग करना है, मतलब अगर 20 लाख का बुक प्रॉफिट है तो 6 लाख अलग होएगा और 14 लाख अलग होएगा। 14 लाख का 60% स्टैंडर्ड है, बस वो खत्म हो गया। और जो पहले 6 लाख है उसमें 90% ऑफ 6 लाख और 3 लाख विच एवर इज हायर हो जाएगा। इज दैट मच क्लियर? यस सर। अगर बुक प्रॉफिट बेटा 5 लाख है, 5 लाख, तो 5 लाख है मतलब 6 लाख के नीचे है ना, तो बैलेंस में कुछ नहीं जाएगा। 5 लाख का 90% 4 लाख 50 या तो 3 लाख विच एवर इज हायर, 4 लाख 50 आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी लिमिट दिया है बुक प्रॉफिट का दो पार्ट करना है, 6 लाख और बैलेंस। 6 लाख में 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, और बैलेंस में 60%। और अगर लॉस हुआ तो 3 लाख रुपया स्ट्रेट फॉरवर्ड अलाउड है। अगर लॉस हुआ तो 3 लाख विल बी अलाउड। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस सर। फाइन, ओके। देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स कैपिटल गेन्स, बराबर है। कैपिटल गेन में बेटा रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है। अगेन जो जून अटेम्प्ट लिया होएगा बेटा उन लोग का ऑलरेडी अमेंडेड ही है, बराबर है। जून अटेम्प्ट के पहले वाले लोगों ने अमेंडेड नहीं पढ़ा होएगा, बट उसमें भी मेरे हिसाब से बुलून ब्रांच में तो आ गए थे पुराने बेटा। जब भी कैपिटल गेन का सम आया तो पहले 23 जुलाई का डेट अपने को याद रखना है प्लीज। बोरीवली ब्रांच तुम्हारा थोड़ा लेक्चर पहले हुआ था इसलिए पूछ रहा हूँ, यस और नो। अपन ने डेट पढ़ी है कैपिटल गेन्स में, नहीं पढ़ी है? हाँ सर, पढ़ी है। बराबर है। सो 23 जुलाई 24 याद रखो और उसके बाद वाला डेट याद रखो। सो अगर बिफोर 23 जुलाई बेटा राइट हैंड साइड पे जाएगा, 22 जुलाई है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। तो पहले तो 23 जुलाई के पहले अगर कोई एसेट बेचा है और अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटीज है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, यूटीआई है और जीरो कूपन बॉन्ड है, इसको अपन शूज बोलते हैं, शूज, SUZ। तो अगर शूज अगर आपने बेचा है तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 12 महीने से डिसाइड होएगा। 12 महीना एग्जैक्टली होल्ड किया है या कम होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म। बट अगर 23 जुलाई के बाद आपने बेचा है तो लिस्टेड, सॉरी, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज, वो लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई सेम शूज वाला, उसमें 12 मंथ्स जो पहले था वो अभी भी सेम। तो शूज अपन ने लिखा होगा बेटा, कैपिटल गेन का चार्ट निकालो, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। शूज अगर है तुम्हारे पास SUZ, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड। अमेंडमेंट के पहले बेचा तो भी 12 मंथ्स है, अमेंडमेंट के बाद बेचा तो भी 12 मंथ्स ही है। अगर आपने इस बेचा है I और S, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा है, लैंड एंड बिल्डिंग या बोथ, या तो आपने अनलिस्टेड शेयर्स बेचे, अनलिस्टेड शेयर्स, तो अमेंडमेंट के पहले 24 मंथ्स था, अमेंडमेंट के बाद भी 24 मंथ्स ही है, मतलब कोई अमेंडमेंट अभी तक आया नहीं है। बट जो बाकी एसेट बचे हैं तुम्हारे, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, ये वाले एसेट्स में पहले 3 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म होता था, अभी 24 मंथ्स हो गया है, अभी 24 मंथ्स हो गया बेटा। ये 36 मंथ्स को इग्नोर करो, ये मैंने ग्रुप 2 में डाल दिया है, एनी अदर एसेट 24 मंथ्स मिल रहा है। मिल रहा है, येस और नो बोल नहीं रहे हो तुम लोग यार।
Yes, sir. क्या है बताओगे कोई? अगर आपने जुलाई 23 के पहले एसेट बेचा है, पुराना वाला रूल, तो शूज में 12 मंथ सी है, जो पहले था अभी भी 12 मंथ सी है। बाकी सारे एसेट में से इस वाले एसेट आई और एस, इमूवेबल प्रॉपर्टी और लिस्टेड सिक्योरिटीज, यहाँ पे 24 मंथ्स का पीरियड है, बाकी सब जगह पे 36 मंथ्स का पीरियड है। तो अब बाकी सब जगह पे भी 24 मंथ्स हो गया है। तो पहले ज्वेलरी, अगर सब में बोला है कि ज्वेलरी 23 जुलाई के पहले बेची है तो 3 साल में लॉन्ग टर्म होता है, बट अगर ज्वेलरी 23 जुलाई के बाद बेची है तो 2 साल होएगा, तो भी उसको लॉन्ग टर्म मान लेंगे। इज दैट मच क्लियर? Yes, sir. देखो ना, नोटबुक में अमेंडेड ही पड़ा है बेटा। नोटबुक में अपन ने 3 एरो बनाए होंगे, शूज, इज और अदर्स, वो सब अपन ने उसमें पढ़ा था। अच्छा, अभी नॉर्मली क्या होता है, अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करो शूज को तो लॉन्ग टर्म हो गया, 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करो ईज को तो लॉन्ग टर्म हो गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना अलग अलग रेशियोज है, बराबर है? पर सर आपने जो दिसंबर बैच के अटेम्प्ट वालों को पढ़ाया था करंटली, उनको तो आपने अदर असेट्स को 36 मंथ लिखाया था। नहीं बेटा, बेटा वही दिसंबर अटेम्प्ट और जून अटेम्प्ट में ईयर बदल गया तो आपका सब बदल जाएगा, इसके लिए मैं लेक्चर अमेंडमेंट्स का ले रहा हूँ ना। दिसंबर अटेम्प्ट और जून अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स आ जाते हैं बेटा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। तो उसको 36 मंथ को कैंसिल करके 24 मंथ लिख दे क्या अदर नहीं असेट्स? नहीं, अदर एसेट्स में आपको 2 एरो बनाओ अदर एसेट्स से। ऐसा लिखो, सोल्ड बिफोर 23 जुलाई 2024 तो 36 मंथ्स, सोल्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 मंथ्स। अदर एसेट से 2 एरो बनाओ। फर्स्ट एरो पे लिखो सोल्ड बिफोर 23 जुलाई 24, उसके नीचे लिखो 36 मंथ्स। 24 जुलाई 23 जुलाई 24, 23 जुलाई 20 36 36 मंथ। मंथ। एंड और सेकेंड एरो नेक्स्ट पे एरो में ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, हाँ उसमें लिखो 24 मंथ्स। ओके सर, थैंक यू। ओके, फिर बेटा अभी है ना, अपन ऐसा देखते हैं कि 12 महीना से कम है या ज्यादा है, 24 महीने से कम है ज्यादा है, 36 महीने से कम है ज्यादा है। बट 2 ऐसे अमेंडमेंट है जहाँ पे हमेशा शॉर्ट टर्म मानेगा डिपार्टमेंट। तो तुमने कुछ भी बेचा हो, हमेशा इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 2 केस में स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, बेटा वर्डिंग लिखा रहेगा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, या तो मार्केट लिंक डिबेंचर, या तो अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। ये 3 एसेट को हमेशा शॉर्ट टर्म मानेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग इग्नोर करना है। किसको इग्नोर करना है? पीरियड ऑफ होल्डिंग को। मिल रहा है क्या? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, मार्केट लिंक डिबेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर जो आपने 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर किया, ये बेटा कोई भी बैच में नहीं पढ़ा होगा। एम आई राइट? यस सर। हाँ, सो बेटा वापस जाओ, अपने नोटबुक में जाओ। नोटबुक में देखो, अपन ने 3 एरो बनाए होंगे, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स वाला मिला। हाँ सर। बाकी लोग बोलो बेटा। हाँ सर। Yes, sir. वो 3 एरो जो लिखे उधर रेड पेन से लिख दो, वो पेज के टॉप पे लिख दो। फॉलोइंग एसेट्स, फॉलोइंग एसेट्स are always treated as short term, are always treated as short term. Point number 1, specified mutual funds. Point number 2, market link debenture. And point number 3, unlisted bonds and debentures sold after. Unlisted bonds and debentures sold on or after 23 July 24.
लिखा है? सर ये भी पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का ही पार्ट है ना? हाँ ओके बेटा, ये रीड करो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। ये वाला प्लीज रीड करना, रीड करके होएगा तो बोलना। जो अभी तुम लोग ने पढ़ा है उसी का ये समराइज्ड फॉर्म है। पढ़ के हो गया तो बोलना प्लीज। डाउट पूछना, मैं इधर ही हूँ, कहीं पे गया नहीं हो। तो इफ यू हैव डाउट लेट मी नो प्लीज। हाँ बेटा, पीडीएफ सेंड करता हूँ। ये हो गया है? नहीं नहीं सर। इफ पॉसिबल बेटा टाइप मत करो, बिकॉज मेरे को ओपन करना पड़ रहा है। माइक ऑन करके बोलो। हो गया सर। बराबर है। ये बोलता है डीम टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 36 मंथ्स, 36 मंथ्स, ये वाला तो अपने को आता है। बट अगर ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अभी बेचा आपने अप्रैल 23 के बाद, तो 12 मंथ्स अगर लिस्टेड है तो, और अनलिस्टेड है तो 24 मंथ्स। अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर हमेशा अभी नए अमेंडमेंट के बाद शॉर्ट टर्म मानेंगे। मार्केट लिंक डिबेंचर हमेशा शॉर्ट टर्म मानेंगे। यस और नो प्लीज। यस यस सर। यस सर। क्या पता समझ भी रहा है या नहीं यार, क्या पता। समझ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ। फिर बेटा ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये यहाँ से नहीं होएगा पढ़ने। अगर आपने कोई भी एसेट 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा है, किसके बाद बेचा है? ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो वहां पे सर इंडेक्स। कैपिटल गेन में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, एक बार रिवाइज कराना ना सब अमेंडमेंट कराने के बाद। बेटा आज तो नहीं होएगा, मैं और कभी देखता हूँ लेक्चर, अमेंडमेंट का ले सकता हूँ तो रिवीजन का। मेरा आज तो मैं अमेंडमेंट्स करा रहा हूँ, नेक्स्ट कभी अवेलेबल होऊंगा तो मैं करता ओके। हूँ। ओके। इंडेक्सेशन बेटा आपको अवेलेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे। बट अगर आपने ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 अगर एसेट्स बेचे हैं, तो आपको इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं होगा। बेटा दिस इज पॉसिबल ओनली टू रिवाइज आपके नोटबुक में से। नोटबुक में मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक चार्ट बनवा दिया होएगा। यस और नो बोलना, रेट ऑफ टैक्स वाला। यस और नो प्लीज। देख के बोलना बेटा, रैंडमली मत बोलना। यस सर, करवाया। तो बेटा वो जो चार्ट है ना, उसी में याद रहेगा तुम लोग को। कभी वहां पे लिखो, लिखा होगा ओल्ड, बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन करवाया। एक बार देख के बोलो बेटा, देख के। हाँ हाँ सर। सर, करवाया। हाँ। तो बेटा दिसंबर वालों, आप लोगों को इन लोग से प्लीज, इन लोग से फोटो ले लो वो बुक का। वो मैंने जो क्लास में समरी बताया वो बेस्ट है। बिकॉज है ना, ये एक लाइन, ये अमेंडमेंट इतना ही है कि जुलाई 24 के बाद जो एसेट बेचे हैं उसमें इन लोगों ने इंडेक्सेशन हटा दिया है और रेट ऑफ टैक्स 12.5 कर दिया है। बट बेटा ये अमेंडमेंट है, आपको अगर इसको डिटेल में समझना है तो एक बार प्लीज जून वाले बैच का कैपिटल गेन का फोटो करके पीडीएफ ले लो, फिर मेरे को डाउट पूछो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। सर किसी को बोलो ना ग्रुप में शेयर कर दे कैपिटल गेन का। बेटा मैं नहीं बोल पाऊंगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, या तो एक बार मैनेजमेंट से बात करके आप करवा लो ना। या तो ठीक। मैं अभी ओपनली तो बोल ही देता हूँ, जून वाले इफ यू वांट टू हेल्प समबडी,
प्लीज दिसंबर वालों को भेज दो ना PDF। सर दोनों के ग्रुप अलग अलग है। हाँ तो अभी देखो, मैं इसलिए बोला, आप बेटा मैनेजमेंट को पूछो, मैनेजमेंट करवा देगा। ओके फाइन। 111A ये सब अपन ने बेटा, ये जो अमेंडमेंट है उसमें पढ़ा है अपन ने, जून वाले के पहले 2 पेज में होएगा बेटा। अगर आपने शॉर्ट टर्म, आपने लिस्टेड शेयर्स या लिस्टेड सिक्योरिटीज बेचा है RST के थ्रू और उसके ऊपर STT पे किया है, तो शॉर्ट टर्म 111A में जाएगा। अगर ये एसेट आपने जुलाई 23 से पहले बेचे हैं तो पुराना रेट एप्लीकेबल होएगा 15%, और अगर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई बेचा है तो नया रेट एप्लीकेबल होएगा 20%। तो 111A पे पुराना रेट था 15% और जुलाई के बाद रेट हो गया 20%। जो दिसंबर अटेम्प्ट अटेंड किया है बेटा, प्लीज रिमेंबर दिसंबर अटेम्प्ट वालों, ये ना अभी 15 से 20 नहीं हुआ, तुम लोग को एग्जाम में देखना पड़ेगा एसेट कभी बेचा है। जुलाई से 23 जुलाई से पहले बेचा है तो रेट 15% है, 23 जुलाई के बाद बेचा है तो रेट 20% है। तो ये दोनों रेट एग्जिस्ट करता है प्रेजेंटली। ऐसा नहीं है कि 15% काट के 20 हो गया है, पुराना रेट भी है नया रेट भी है। इतना समझा है? यस यस सर। बराबर है। सो 111A पे पहले 15% था, अभी 2 दिमाग लगाना है बेटा। मैंने पढ़ाया था क्लास में, जून वालों प्लीज बोलना, हमेशा सम के पहले 4 पॉइंट लिखना है। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, उसके बाद अपने को लिखना है डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ परचेज और फिर रेट ऑफ टैक्स। एम आई राइट? यस सर। सर। वो बेटा वो भूलना मत, नहीं तो ये वाले अटेम्प्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 अटेम्प्ट तक वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सो 111A पे रेट चेंज हो गया है बट पुराना रेट डिलीट नहीं हुआ है। जुलाई से पहले रेट 15% था, 23 जुलाई या उसके बाद 20%। सिमिलरली अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 112A के अंदर, मतलब वो लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, अगर आपने RSC के थ्रू बेचा है, STT पे किया है, तो 112A में जाएगा। पहले ऐसा था कि 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं था 112A में, अभी 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है। तो 0 से 125 पे, तो अगर लॉन्ग टर्म 112A है, 2 लाख का लॉन्ग टर्म हुआ है, तो 125 पे कोई टैक्स नहीं आएगा। और 75,000 जो एक्स्ट्रा तुम लोग ने कमाया है उस पे टैक्स रेट इज, पुराना रेट 10% था और इंडेक्सेशन मिलता था, नया रेट 12.5% है बट इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। बराबर है। एक्सट्रीमली सॉरी, 112A में तो इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं है, सॉरी, कभी नहीं मिलेगा। 10% पुराना रेट था, नया रेट 12.5%। बराबर है। पुराना रेट डिलीट होके नया आया है, पुराना भी है? पुराना भी है। पुराना भी है। तो एग्जाम में सोचना है कि जुलाई 23 के पहले बेचा है या जुलाई 23 और उसके बाद बेचा है। जुलाई 23 के पहले बेचा है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन, उसके बाद बेचा है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। दोनों में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भी सेम है। बट ये प्लीज याद रखो यार, ये 111A और 112A की बात चल रही है। अगर ज्वेलरी, बॉन्ड ये सब बेचा तो इधर नहीं आएगा, वो 112 में जाएगा। ये रहा 112 वाला, मिल रहा है? अगर आपने लिस्टेड शेयर, सिक्योरिटीज, 0 कूपन बॉन्ड बेचा, प्लीज याद रखना ये अटेम्प्ट आप बेटा दे ही नहीं पाओगे ये दोनों बाइफरकेट किए बिना। याद रखना डेट ऑफ ट्रांसफर पहले लिखो उस क्वेश्चन में, जुलाई 23 के पहले बेचा है या बाद। अगर जुलाई 23 के पहले बेचा है तो लिस्टेड शेयर्स पे 20% विद इंडेक्सेशन था, और अगर जुलाई 23 के बाद बेचा है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन है। सॉरी, अनलिस्टेड सिक्योरिटी पहले 10% विदाउट इंडेक्सेशन था, अभी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन हो गया है। मिल रहा है क्या? अभी तुम्हारे एग्जाम में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है बेटा वो लैंड एंड बिल्डिंग का आता है, जो तुम्हारे लिए रेसिडेंशियल घर बेचा उसके ऊपर आता है वो वाला। ये प्लीज याद रखो, लैंड एंड बिल्डिंग 2 पार्ट में है। बेचने वाला इंडिविजुअल HUF है या बेचने वाला कोई और है। अगर घर इंडिविजुअल HUF ने बेचा है तो उन लोग को सिंपल बोला है बेटा, खरीदा भी पुराने रूल में था 23 जुलाई के पहले,
और बेचा भी पुराने रूल में ही है, खरीदा भी पहले था और बेचा भी पहले है, तो पुराना रेट आएगा 20% विथ इंडेक्सेशन। बेचा भी पहले, खरीदा भी पहले, तो 23 जुलाई के पहले सब ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो 20% विथ इंडेक्सेशन। खरीदा पहले था बट बेचा बाद में है, खरीदा पहले था बेचा बाद में है। सुन रहे हो कि नहीं यार? यस सर। ये बेटा मैं थर्ड वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, मैंने थर्ड जो रेड वाला है ना, नीचे वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। खरीदा पहले है और बेचा बाद में है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 20% ले लो इंडेक्सेशन के साथ, या तो 12.5% ले लो बिना इंडेक्सेशन के। तो अगर बेचा भी पहले खरीदा भी पहले, दोनों पहले हो गया अमेंडमेंट के पहले, तो 20% विद इंडेक्सेशन। बेचा पहले, खरीदा पहले, बेचा बाद में, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंडेक्सेशन लेके 20% लो, या तो विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। और अगर बेचा भी बाद में है, खरीदा भी बाद में ही था, तो एक ही रूल है, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। बेटा प्लीज याद रखो ना, दोनों दोनों बिफोर अमेंडमेंट है तो 20 विद इंडेक्सेशन, दोनों बाद आफ्टर अमेंडमेंट है तो इट इज 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, और एक पहले और एक बाद में है तो 20% विद इंडेक्सेशन या तो 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। इतना पॉइंट समझा है? यस सर। बराबर है। और बाकी जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अच्छा अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो सिंपल रूल है, अगर 23 जुलाई के पहले बेचा है तो 20 विद इंडेक्सेशन, और उसके बाद बेचा है तो नया रेट 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। बराबर है। जो दिसंबर अटेम्प्ट वाले है बेटा, आप लोगों के लिए दो रेट याद रखना है। पुराना रेट था 20 विद इंडेक्सेशन, नया रेट है 12.5 विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्सेशन, बस उसमें बाइफरकेट कर। ओके 2 मिनट दे रहा हूं, प्लीज ये रीड करो। 2 मिनट दे रहा हूं, ये रीड करो और स्क्रॉल करने बोलना, स्क्रॉल करने बोलना प्लीज। पहले 111A 112A करो, फिर आगे का करना। हो गया है तो डन बोलो। इतना स्क्रॉल करो बेटा। यस। Yes, sir. विदाउट इंडेक्सेशन में आईसीओए नहीं आएगा ना, सीओए ही आएगा ना कैपिटल गेन में? क्या क्या बेटा विदाउट इंडेक्सेशन में? अगर हम विदाउट हाँ सीओए इंडेक्सेशन के आएगा, साथ, बराबर, आईसीओए नहीं आएगा। बराबर, तो उसमें हम 12.5% टैक्स रेट रहेंगे। और राइट। बिफोर रहेगा तो 20% विद इंडेक्शन और 10% वाला एक बार एक्सप्लेन करो ना। ये वाला बेटा, बिफोर वाला एक्सप्लेन करो ना एक बार। हाँ बिफोर बेटा, बिफोर वाले में क्या है, आप इंडेक्सेशन ले लो, मतलब आप आईसीओए निकालो, आईसीओए, बराबर है, आईसीओए निकालो, तो आपका यस। कॉस्ट बढ़ जाएगा बट रेट आपका 20% हो जाएगा, है ना? तो आपका प्रॉफिट कम होएगा बट रेट आपका 20% हो जाएगा। विदाउट इंडेक्सेशन में सीओए लेना है, तो कैपिटल गेन वैसे ही निकालो, एफईओसी, ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसीडरेशन, सीओए और आईसीओए में से चूज करो। अगर विद इंडेक्सेशन है तो आईसीओए लो, विदाउट है तो सीओए लो, और फिर जो आंसर आएगा उस पर 20 या 10% अप्लाई कर देना। और आफ्टर रहेगा तो सिर्फ विदाउट इंडेक्सेशन आएगा, विथ नहीं आएगा ना? हाँ वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बेटा। अगर विथ आएगा तो भी 12.5% लेंगे? नहीं, जैसे यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, देखो यहाँ पे
लिस्टेड शेयर में विदाउट है, यहाँ पे विदाउट है, ये तो सॉर्टेड है। सिर्फ ये एक जगह पे ये वाला ये दिख रहा है, मैंने अभी हाईलाइट किया, हाँ हाँ सिर्फ यहाँ पे एक जगह पे बेटा जहाँ पे आपको दोनों करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन लेके 20% लेना पड़ेगा और इंडेक्सेशन हटा के 12.5% लेना पड़ेगा, और जिसमें रेट ऑफ टैक्स कम आ रहा है फिर वो चूज करना पड़ेगा। सिर्फ ये एक जगह पे ये प्रॉब्लम। समझा। बेटा रीड किया है? सर एक बार नीचे करो, नीचे करो। हाँ, ये जो एक्वायर बिफोर 23/7 है और ट्रांसफर बिफोर 23/7 है, इसमें 20% विद इंडेक्सेशन खाली बिफोर में ही आएगा, आफ्टर में नहीं। कौन सा बोल रहे हो बेटा? ये रेड वाले के ऊपर वाले का ऊपर वाला point। नहीं, ये ए पॉइंट के ए पॉइंट की बात कर रहे हो? ए पॉइंट, हाँ हाँ उसके नीचे, ए हाँ पॉइंट में ये 3 पॉइंट है, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। हाँ बेटा, इसमें ना दोनों बिफोर है, खरीदा भी पहले है, बेचा भी पहले ही है, दोनों बिफोर है, तो सिर्फ पुराना रेट आएगा 20% विद इंडेक्सेशन। ओके। ओके, ओके। फिर बेटा आ जाओ, अदर सोर्सेस करके एक चैप्टर पढ़ाया होगा जिसमें फैमिली पेंशन अपन ने पढ़ा था। अगर मैं जिंदा हूं और मेरे को मेरे मेरे जिंदा रहते हुए कंपनी से पेंशन मिल रहा है, तो वो पेंशन जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। बट अगर मेरी डेथ हो गई है और मेरी जो पेंशन है वो अभी मेरे फैमिली मेंबर को मिल रही है, तो वो जाता है अदर सोर्सेज में। तो बेटा फैमिली पेंशन में भी दो रूल है, आप 115 बीएससी में जा रहे हो या आप पुराने वाले में ऑप्ट आउट में जा रहे हो। अगर पुराने वाले स्कीम में जा रहे हो तो 1/3 ऑफ पेंशन या तो 15,000 विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिलेगा। बट अगर आप नए वाले में जा रहे हो तो 1/3 या 25,000 विच एवर इज लोअर मिलेगा। बराबर है, पहले या तो 1/3 या तो 15,000 था, अब वो 1/3 या 25,000 है विच एवर इज लोअर। इतना पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस सर। बेटा ऑलरेडी जून अटेम्प्ट अपन ने यही पढ़ा है पहले से। हाँ सर यही लिमिट है। ओके। फिर बेटा ये जो 80 CCD था, याद होएगा, तो 80 CCD मतलब 80 CCD 1 में एम्प्लॉई पेंशन में कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में,
CCD2 में एम्प्लॉयर पेंशन में कंट्रीब्यूट करता है, तो बेटा वो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पहले 10% था, अभी मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी अलाउड है। पहले 10 था और अभी भी पुराने स्कीम में 10 ही है। अगर आप BSc में जाओगे तो वो 14 अलाउड है। प्लीज सब लोग नोटबुक ओपन करो, नोटबुक में डिडक्शन लिखाया था, येस और नो प्लीज कमेंट। यस सर। जून वाले वो नोटबुक में डिडक्शन लिखाया था, हाँ सर। Yes, जाओ sir. उसमें 80 CCD वाला ओपन करो। किया सबने? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, उसमें देखो बेटा 80 CCD1 लिखा था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS मिला। यस। उसमें लिखा होएगा, 3 एरो बना के देखो, कॉमन लिखा होएगा मैक्सिमम 1,50,000 मिला। सर। फिर 80 CCD2, 80 CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है कि नहीं यार, प्लीज हाँ बोलो हाँ थोड़ा। सर। उसमें कितना लिखा है? 10%। हाँ, तो उधर उसको चेंज मत करो, रेड पेन लिखो, रेड पेन लो, रेड पेन से उधर लिखो, if if opted for 115 BSc, सर if ये आप opted, ये डिडक्शन का 80 CCD NPS वाला एक्सप्लेन कर रहे हो ना? हाँ हाँ उसमें उस ACCD1 ACCD और ACCD2 है जो। हाँ, तो जो CCD2 है उधर देखो 10% लिखा होएगा, हाँ हाँ। उधर 10% पे स्टार बना के ऊपर लिखो, ऊपर लिखना if opted for section 115 BSc, if opted for section 115 BSc, then maximum 14% of salary is allowed, maximum 14% of salary is allowed। लिखा है? यस सर। Yes, बराबर, sir. ओके। तो सर आपने पहले जो लिखाया था 10% ऑफ सैलरी सेल्फ ऑक्यूपाइड 20%। हाँ, वो उसमें चेंज नहीं बेटा, 10% पुराने रूल में अभी भी है, बट आप BSc में जा रहे हो तो रेट चेंज होके 14% है बस, बाकी जो है वैसा ही है। बराबर है। ये अमेंडमेंट 16-17 काम का नहीं है बेटा, लास्ट अमेंडमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे ना डेट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। गांधी जी के बर्थडे के पहले का रेट चेंज हुआ है, ये इन बिटवीन द ईयर कुछ चेंज हो सकता है, तो एग्जाम में आने के हाईएस्ट चांस होते हैं। प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में आने के हाईएस्ट चांसेस है इसके। ये शीट में से बेटा, ये शीट मैंने नहीं बनाई है, ये अमेंडमेंट की शीट है, पूरी दुनिया में ये अमेंडमेंट है। ये जो शीट है मैंने सिर्फ इसको कस्टमाइज किया है बस। बेटा ये शीट में से मिनिमम 20 मार्क का आना चाहिए, जो ऑलरेडी जून वाले पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है। सिर्फ दिसंबर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आप नए अमेंडमेंट में से हमेशा ज्यादा आता है पेपर, तो सुन रहा है? सो बेटा अमाउंट सेक्शन में चेंजेस आए हैं, थोड़े सेक्शंस में रेट जो था 5% था TDS का, और वो रेट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, 5% को 2% कर दिया है। 194 DA इंश्योरेंस अमाउंट, DA इंश्योरेंस अमाउंट, पहले अक्टूबर के पहले उसमें रेट था 5%, वो अभी भी है, बट अगर अक्टूबर के बाद का क्वेश्चन आया तो रेट 2% हो गया। 194G गैम्बलर कमीशन टू लॉटरी एजेंट, H हाउस अदर कमीशन, IB रेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट अगर ऑडिट नहीं हो रहा है उन लोग को, और M था वो वाले वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो टैक्स ऑडिट नहीं हो रहे उन लोग के। यहाँ पे सब जगह पे रेट 5% था, वो चेंज होके 2% हो गया है। DA मतलब इंश्योरेंस अमाउंट, G मतलब गैम्बलर लॉटरी एजेंट, H मतलब हाउस कमीशन एंड ब्रोकरेज, IB मतलब रेंट पे कर रहा है इंडिविजुअल जिन लोग का टैक्स ऑडिट नहीं होता है वो,
एम मतलब कॉन्ट्रैक्टर कमीशन प्रोफेशनल फीस, जिन लोग का टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है उन लोग के लिए। सब पे जो रेट पहले 5% था वो अक्टूबर 1 से रेट चेंज होके 2% हो गया। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। सुन रहे हो? अरे बोलो। यस सर। ये बेटा देखो, जून वालों पहले से देखो ना, अपना ने टीडीएस लिखा है पहले से ये। हाँ सर यही लिखा है। ओके। where more than one transferor or transferee in respect of any immobile property, सुन रहे हो कि नहीं, आई ए बेटा टीडीएस अंडर 194 आई ए। तो अगर आपने इमोबल प्रॉपर्टी बेची है तो क्या होएगा वो बता रहा है। where there is more than one transferor or transferee in respect of any immobile property, then the consideration shall be the aggregate of amount paid or payable by all the transferee to the transferor or all the transferor for the transfer of such immobile property. बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, 194 IA जाके ओपन करो पहले नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में, फिर ही समझेगा। जस्ट ओपन 194 IA। अगर आपने इमोबल प्रॉपर्टी खरीदा है और अगर आप 50 लाख के ऊपर का पेमेंट कर रहे हो तो IA आएगा, देखो जाके प्लीज। उसमें तो 1% ही लगेगा ना, हमको आपने 1% ही लिखाया था। रेट ऑफ टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा, रेट ऑफ टैक्स 1% ही है। अमाउंट भी वहां पे 50 लाख लिखा है, हाँ उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो है वही है। देयर इज नो अमेंडमेंट एट ऑल। इतना पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस। अब अमेंडमेंट क्या है बेटा, प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए की है, बट है ना, दो जन मिलके खरीद रहे हैं, मैं और मेरा भाई दोनों मिलके 70 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मैं 35 लाख दे रहा हूं, मेरा भाई 35 लाख दे रहा है। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर दो अलग अलग अमाउंट है ना, दो अलग अलग लोग पे कर रहे हैं। तो मेरा 50 लाख के नीचे अमाउंट है, मेरे भाई का भी 50 लाख के नीचे का अमाउंट है, तो मुझे भी टीडीएस नहीं आएगा, उसको भी टीडीएस नहीं आएगा। ऐसे करके लोग टीडीएस बचा रहे थे। प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख के ऊपर ही है, बट दो दो बायर है, जॉइंट बायर है, तो एक 35 भर रहा है, एक 35 भर रहा है, बोल रहा है टीडीएस नहीं आएगा। सुना? सुना? sir. हाँ। यस सर। वैसे ही अगर सपोज बायर अकेला है बट सेलर दो जन है, तो मैं और मेरे भाई दोनों एक प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर थे, दोनों ने प्रॉपर्टी बेच दिया और बायर को बोला कि यार तू मुझे 35 लाख दे और तू उसको 35 लाख दे। तो लोग क्या कर रहे थे, दो अलग अलग ट्रांसफरी या दो अलग अलग ट्रांसफरर दोनों में अमाउंट 50 लाख के नीचे लेके जा रहे थे और टीडीएस नहीं काट रहे थे। तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला दिया कि जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू देखना है। तो अगर नीरज और उसका भाई दोनों दोनों एक ही प्रॉपर्टी खरीद रहे, एक सेम प्रॉपर्टी सेम, तो 35 प्लस 35 70 लाख का पेमेंट है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। तो पहले ऐसा हो रहा था कि लोग अलग अलग हिसाब से देख रहे थे कि नीरज ने 50 लाख के नीचे भरा, भाई ने 50। अभी अगर सेम प्रॉपर्टी के दो बायर है या तो सेम प्रॉपर्टी के दो सेलर है, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू देखना है, बायर सेलर का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं देखना है। इतना समझा? यस सर। दैट्स इट, और कुछ काम का नहीं है। 194 डी जी और एच का रेट चेंज हुआ है ना? हाँ ये वाला। तो पहले जो हम 5% लिखे थे उसमें 2% डाले कि अगर नहीं नहीं वन। बेटा नहीं, डेट वाइज है। 5% अक्टूबर 2024 से पहले का था, अभी भी उतना है, बट अगर अक्टूबर 1 के बाद है तो 2% आएगा बेटा। ठीक। और अभी तो जो अमेंडमेंट आया कैपिटल गेन में उसमें तो हमको आईसीओए मतलब कि ज्यादा करके कंसिडर ही नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है वो सीओई के बेसिस पे ही हाँ करना है। हाँ बेटा, अगर आप दिसंबर वाले हो तो प्लीज इन लोग से लो, जून वाले से, आपका एक ही मिनट में सब सॉल्व हो जाएगा डाउट, एक ही मिनट में। ठीक है।
बराबर है। 5 मिनट दे रहा हूं, प्लीज स्टार्टिंग से अमेंडमेंट रिवाइज करो एकदम स्टार्ट से। पहले वाला स्लैब रेट्स में चेंजेस है, बराबर, एक बार रिवाइज करो बेटा फटाफट। स्क्रोल करने बोलना, प्लीज स्क्रोल करने बोलना। दिस अमेंडमेंट्स विल कम इन योर एग्जाम फॉर श्योर। पूरा सर। इतना कॉपी किया, सर स्क्रॉल। रीड किया। कॉपी किया तो रीड किया तो बोलना बेटा, कोई डाउट है तो पूछना प्लीज। सर अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज किया तो वो पीजीबीपी में क्यों नहीं गया? नहीं बेटा, बिजनेस, बिकॉज वही कंफ्यूजन था यहाँ पे। मतलब सालों से वही कंफ्यूजन था कि जो घर भाड़े पे देने का बिजनेस है वो पीजीबीपी में जाएगा या हाउस प्रॉपर्टी में। तो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज द डिडक्शन लिमिटेड मिलता है ना, सिर्फ 30% मिलता है। ओके सर। सर ये जो फिफ्थ अमेंडमेंट है वो सैलरी का है ना? हाँ, तो सैलरी में भी जा उसमें सकता है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, सैलरी में भी जा सकता है, 80 CCD 2 में भी जा सकता है। ओके, तो सर उसमें ना आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में ना ये आरपीएफ एग्जाम 12% ऑफ सैलरी बताया है। बेटा ये आरपीएफ नहीं है बेटा, ये एनपीएस है, एनपीएस तो अलग अलग है। सर स्क्रॉल। बाकी लोग भी बोलो यार, कोई बोलता नहीं है तुम लोग में से।
ये पहले दो में कोई अमेंडमेंट नहीं है। शूज सेम 12 मंथ्स है और ईज भी सेम 24 मंथ्स है। सिर्फ बाकी एसेट पहले 36 मंथ्स थे, वो चेंज होके 24 मंथ्स हो गए। इतना रीड किया है। ये असेट ट्रांसफर इन स्लम सेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा सर। स्लम सेल में बेटा पहले भी 36 मंथ था, अभी भी 36 मंथ्स है, सेम है। आपने ये वाला हमको नहीं लिखाया था, ट्रांसफर इन स्लम सेल। स्लम सेल बेटा ऑलवेज 36 मंथ्स है। ओके, स्लम सेल क्या होता है सर? जहां पे आपने पूरी कंपनी एक साथ बेच दी। ओके। मैं ये हटा रहा हूं, इसके आगे का रीड करो। हो गया सर। बेटा हो गया इतना। यस सर। अमेंडमेंट की फाइल मैं शेयर करूंगा, प्लीज उसमें ये वाला पॉइंट मत पढ़ना। उसमें जो नोटबुक में लिखाया है बिफोर इंडेक्सेशन आफ्टर इंडेक्सेशन वो पढ़ना प्लीज। ये पढ़ो, अमेंडमेंट 1011 पढ़ो प्लीज। हाँ।
सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक बार वापस समझा दो ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले बेटा दो पार्ट में डिवाइड करो, इंडिविजुअल एचयूएफ ने बेचा है या किसी और ने बेचा है। एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने बेचा है, खरीदा भी बिफोर अमेंडमेंट, बेचा भी बिफोर अमेंडमेंट, तो 20% आएगा विद इंडेक्सेशन। बेचा भी बाद में, खरीदा भी बाद में, तो 12.5 आएगा विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर एक पहले और एक बाद में, खरीदा पहले था बेचा बाद में, तो या तो 20% या तो 12.5%, विच एवर इज लोअर। ओके सर। ये बेटा पढ़ना नहीं है, अमेंडमेंट 12 13 पढ़ना नहीं, वेस्ट होएगा टाइम, काम का नहीं है। 14 पढ़ो। सर ये इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला पार्ट डिडक्शन चैप्टर का है ना, कि टीडीएस नहीं का है? बेटा, अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज, फैमिली पेंशन वाला अदर सोर्सेज में। अच्छा, और उसमें जो पर चाइल्ड पे 15,000 मिलता था वो 25 बेटा हो गया है? पर चाइल्ड नहीं है बेटा, अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन है। वो पर चाइल्ड बेटा वो क्लबिंग वाला था, वो अलग है, ये अलग है। सर फैमिली पेंशन वाला नहीं मिल रहा है इसको, अदर सोर्स। फैमिली पेंशन बेटा अपने टेक्स्ट बुक में देखो होएगा, टेक्स्ट फैमिली पेंशन ओल्ड वाले को 15,000 का डिडक्शन का, न्यू वाले को 25,000 का डिडक्शन है। आपने हमको नहीं दिखाया था ये अदर सोर्सेस में? लिख दो बेटा जाके, अपने टेक्स्ट बुक में है वो चीज, क्लास की टेक्स्ट बुक में है। सर एक बार फैमिली पेंशन वाला रिपीट करो ना, क्या लिखना है? अगर आप फैमिली पेंशन है, अगर आपको फैमिली पेंशन ओल्ड स्कीम में है, तो 1/3 या तो 15,000 का एग्जेम्पशन है, विच एवर इज लोअर। और 115 बीएससी में जाओगे तो 1/3 या 25,000, विच एवर इज लोअर है। ये सब आई थिंक रीड किया एक बार, येस और नो प्लीज। रिपीट। यस सर। ओल्ड स्कीम में 1/3 या 15, विच एवर इज लोअर, न्यू में 1/3 या 25, विच एवर इज लोअर। इतना पॉइंट क्लियर है? तो दिस वॉज योर अमेंडमेंट, बराबर है। जो मोस्टली जून अटेम्प्ट में सारे अमेंडमेंट्स अपन ने कर लिए होंगे, एक दो छोड़ के। और जो दिसंबर अटेम्प्ट है बेटा कैपिटल गेन के अमेंडमेंट्स के लिए, जून वालों का प्लीज फाइल ले लेना, नहीं तो आएगा नहीं समझ में। क्लियर है?
यस सर। दैट्स इट। मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, आपको मिल जाएगी।